अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और मुआशरे इशारे अवाम के सामने रखे गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरबराही सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अपोजिशन की अहम जमात की तनकीद मुस्बत थी या महज तनकीद बराए तनकीद, क्योंकि इन 2 साला कारकर्दगी के दौरान हुकूमत की जानिब से हमने देखा है कि पॉलिसी सामने आती रही हैं, लेकिन अगर अपोजिशन को उससे मुखालिफत थी तो कोई बेहतरीन तजवीज़ भी अभी तक देखने को नहीं मिली। ताहम इसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक अहम बयान दिया कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त राह पर गामज़न है और अब हमारे साल के पहले माह करंट अकाउंट में 42 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफी जमा हो चुके हैं। अब जिन अदाद शुमार का जिक्र प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या वो इस बात का इशारा है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है? और आखिर में बात सिंध हुकूमत के एपेक्स कमेटी के इजलास में लिए जाने वाले अहम फैसले की, जिसके तहत सिंध के तमाम मदारिस अब तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेगचौकताई साहब। NBC बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अज़ीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब और तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौज़ूए बहस बनेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि जिसने PTI हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया और PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में की गई लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है और 2 साल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे, शाहिका खान अब्बासी साहब भी मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी हमें यहाँ पर देखने को मिले और सभी ने अपने अपने दौर की वजारतों के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। लेकिन जो सिचुएशन रही है, जिस तरह की तनकीद की गई है, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर हम इस पर आगे बहस करते हैं। तब्दीली ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके, लेकिन सर्कुलर डेट ना काबू आया और बिजली की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। पंजाब में अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी गई थी, इन्होंने वो तमाम अद्वियात बंद कर दी और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। आप नाकामियों का अंबार है ये हुकूमत 2 साल के अंदर। इस हुकूमत ने 2 सालों में कौमी सलाहियत और कौमी ताकत के हर पिलर को कमजोर कर दिया है, जिसके नतीजे में हमारी जो कौमी ताकत है, मजमूई कौमी ताकत बुरी तरह मफलूज हो चुकी है। उसका असर आपको हर शोबे के अंदर नजर आ रहा है। मईशत समेत हुकूमत की दीगर नाकाम पॉलिसियों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज खुलकर तनकीद की है अपने पैनल के साथ बैठकर। हम अपने पैनल से ज़रा राय लेते हैं कि जो तनकीद की गई, क्या ये एक महज तनकीद बराए तनकीद है या सभी ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी वजारतों में रहकर काम किया है? जो तनकीद इनकी जानिब से आई है, वाकई में काम उस तरह से भी हो सकता है जैसे कि ये लोग करते आए हैं? नासिर बेगचौकताई साहब बताएगा, ये आपको सिर्फ महज तनकीद बराए तनकीद लगी या इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ और था? देखिए, अगर आपको अपोजिशन की तरफ से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तनकीद बराए तामीर समझ रही हैं तो वो हमारी गलती है। और अगर हम हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से अपोजिशन पर तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह समझते हैं तो भी गलत है। हमारे मुल्क में दरअसल इतना सख्त इख्तिलाफ़ राय है, इतना सख्त पार्टीशनिज़म हो गया है, क्लस्टर हम बन गए हैं कि हम कोई एक दूसरे के हक में बात नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात यकीन उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है और उसकी उन्हें बड़ी तारीफ से बात की, मदद सराही। बाकी जुल्फ़िकार की तारीफ में कुछ और नहीं था, कोई इल्ज़ामात थे जो लगते आ रहे हैं, कोई हक़ाइक़ थे जो हमारे सामने, बेरोजगारी का, रुपए की कीमत में इजाफे का, एक्सपोर्ट पर असरअंदाज होने का, महंगाई का, सेहत का, स्ट्रक्चर की तबाही, ये सब उनके जो हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि गंदम की सूरत हाल क्या है, आटे की सूरत हाल क्या है, चीनी की सूरत हाल क्या है, कराची में बर्बादी की सूरत हाल क्या है, सब हमारे सामने है। ये
हुकूमतों की एक हुकूमत की नहीं, कई हुकूमतों की नाअहलियों का रिजल्ट है सामने। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर भी बहुत एतराज होते रहे, बहुत कड़े एतराज होते रहे। पीपल्स पार्टी भी एतराज करती रही आखिरी और 2 साल में। और जाहिर है निकल रहे, खर्चा लिया आपने, बहुत खर्चा लिया, IMF से खर्चा लिया, वापस किया, फिर लिया, वापस किया, ये खेल खेलते रहे। सागदार पे इल्जाम था कि ₹1 की कीमत को गैर मामूली तौर पर अंडर रखता है, कीमत रखती है जिससे नुकसान हुआ हमको। लेकिन अब रुपये की कीमत कहाँ पर है ये अंदाजा आप लगा लीजिए, गोल्ड कहाँ पर अंदाजा लगा लीजिए, सोने जैसी बालियां हमारे गंदम की उसकी कीमतें मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनबीसी की तनकीद नहीं थी, ये हकायक थे जो PMLN ने सामने रखे? नहीं, मेरे ख्याल है खाली तनकीद किए थे, इनमें हकायक शामिल थे, इनमें हकायक शामिल। सही। अच्छा साहब, ये जो भी आज अपोजिशन की तरफ से जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसीज को आड़े हाथों लिया गया, ये सिर्फ एक तनकीद का मरला था, मतलब पॉइंट स्कोरिंग थी PMLN की तरफ से PTI को लेकर, या वाकई कुछ मुस्बत तनकीद भी इसमें शामिल थी? अब मैं इसमें ज़रिया मैं पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखें अगर कोई पॉजिटिव तनकीद करना है तो वो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है। और देखें जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो जो मुल्क के हालात थे इकॉनमी के, इमरान खान को सऊदी अरब और चाइना जाना पड़ा था फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और हमने एक गलती की कि हम IMF में काफ़ी लेट गए, जो हमें पहले जाना चाहिए था। फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तानी रुपया बहुत कमज़ोर था, इकनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत लोअर साइड पे थी, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था। फिर उसके बाद आपके मुल्क में कोरोना आ गया जिसने और मुश्किलात में इजाफा किया। फिर आप देखें पहले 2 साल में कन्फ्रंटेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने अपना लोअर करंट डेफिसिट को सरप्लस में किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, लेकिन अगर आम आदमी को देखा जाए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, महंगाई में कहीं कमी नहीं आई, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उसमें कमी नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश तो कर रहे हैं, और लेकिन ये है कि रिवाइवल इज़ ऑलवेज स्लो एंड पेनफुल ठीक, आप कह रहे हैं कि आपसे तनकीद नहीं कहेंगे, लेकिन जो चीज़ बेहतरी के लिए की जाए उसको हुकूमत को देखना चाहिए कि कहाँ पर हुकूमत उससे मुस्तफ़ीद हो सकती है। अमीर, सभी की गुफ्तगू आपने भी सुनी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी देर तक चलती रही, 35-40 मिनट, तो क्या निकला इसमें से? देखिए, मैं तो इसकी तारीफ़ करूँगा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसलिए क्योंकि ये सड़कों पर नहीं निकले। शुक्र है इन्होंने महज़ब तरीके से, यही वो जमहूरी रिवायत है जिसको हमने पाकिस्तान में जिसकी दाग बेल डालनी है। आप अपोजिशन है, आपका काम है कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, कड़ी से कड़ी तनकीद करें, वाइट पेपर लेकर आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, टॉक शोज़ में बताएं। यही वो जमहूरी तरीका है कि आप अपोजिशन जिससे आपको करनी चाहिए। लेकिन जो इनको ये APCs के शौक चढ़ जाते हैं अचानक ही, ये जो इनको मौलाना फजल रहमान साहब को आगे धक्का देने के शौक चढ़ जाते हैं, और ये जो कुछ असम्बलियों में करते हैं, दोनों मिलकर, खैर हुकूमत भी उसमें शामिल है, असम्बली के अंदर तो दोनों तरफ से 2 आग आग होती है, ये नामुनासिब तरीका है। अगर आप ये करते रहेंगे तो इस तरह मुल्क आगे नहीं चलेगा। मैं तो इसको सबसे पहले अप्रीशिएट करता हूँ। दूसरा ये पहलू इसमें कि क्या जो कुछ एहसन इकबाल साहब ने और बाकी तमाम PMLN की टीम ने जो कुछ कहा वो सब सही है, तो ये गलत है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुकूमत की नाकामियाँ गिनवाई वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने आज कौम के सामने कुछ सरीहन झूठ भी बोले। और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की वो इस बात की अलामत भी है कि हमारे मुल्क में सियासतदान दिन दिहाड़े मास मीडिया के ऊपर आकर वो कौम के सामने कैसे झूठ बोलते हैं, और ढिठाई से झूठ बोल देते हैं, और कोई बात पुछ नहीं होती।
आप दुनिया की किसी महज़िब जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई शख्स जो अवामी नुमाइंदा और वो अवामी सियासत का हिस्सा और वो कौम से आके जुड़। मसलन इन्होंने कहा कि जी एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद में जो एक नई मेट्रो बस नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था, सिर्फ ऑपरेशनल होनी थी। ये सरीहन झूठ है, यानी वो इतना बड़ा झूठ है कि इससे बड़ा झूठ आप तलाश नहीं कर सकते। कोई स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हुआ था। इसी तरह इन्होंने फरमाया कि गिलगित नलतर रोड जो है वो उसका काम हमने शुरू कर दिया था, इन्होंने रोक दिया कि या इस काम को आगे नहीं ले जा सके। गलत है, मैं खुद उसको 2018 के इलेक्शन से पहले देख कर आया हूं, वहां नामो निशान नहीं था किसी काम का। इसी तरह और बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले। तीसरी बात यह कि आप जो अपनी कारकर्दगी गिनवा रहे थे कि जी हमारे जमाने में पाकिस्तान बहुत अच्छा था, अब जरा इसको आप डाइसेक्ट करके देखें। अगर आपके जमाने में पाकिस्तान इतना अच्छा होता तो 1988 से लेकर 2018 तक ये जो 30 साल हैं पाकिस्तान की सियासत पे, इन 30 सालों में से आप 7 साल परवेज मुशर्रफ के निकाल दें, बाकी 23 साल ज़रियाब 23 साल इसी पार्टी के और इनके साथ जो इनके कजन है पीपल्स पार्टी वाले उनके रहे 23 साल। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो भाई 1996 में इमरान खान को पार्टी बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, इमरान खान को पजीराई ना मिलती, लोग इसको उसी वक्त धुतकार देते 1996 में, ये 2013 में भी सीटें हासिल ना कर पाता, ये 2018 में भी हुकूमत ना बना पाता। आपके बैड गवर्नेंस थी, आपने वैक्यूम छोड़ा पाकिस्तान के अंदर, इदारे तबाह हुए। 2018 जब ये गई है हुकूमत, कोई एक इदारा मुझे पाकिस्तान का बता दे, कोई यू नेम इट यू एवर, कोई एक इदारा पाकिस्तान का बता दें, छोटे से छोटा इदारा जो आइडियली पाकिस्तान में काम कर रहा। हर इदारे में करप्शन, हर इदारे में नेपोटिज्म, हर इदारे के अंदर पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। किसी भी सरकारी इदारे को आप उठा के देख ले, किसी के अंदर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकी आज तक, तो आप छोड़कर क्या गए थे? हाँ, इसकी कारकर्दगी तो बुरी है इस हुकूमत की, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर कोई कहे कि बहुत अच्छी हुकूमत जा रही है तो वो एक और बहुत बड़ा झूठ होगा। लेकिन कम से कम आप ये तो कौम को ना बताएं कि आप दूध के और शहद की नहरें बहाकर गए थे। आपने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात ले आई, इमरान खान ने खत्म कर दी। आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ले आए, इमरान खान ने खत्म कर दी। आपने पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बना दिया, इमरान खान ने फिर उसको 1888 की पुलिस बना दिया। आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन और लिटरेसी रेट 100% कर दिया और 2.5 करोड़ बच्चे सारे के सारे आप स्कूलों में दाखिल करवा के इमरान खान ने निकाल दिया। बिकॉज आपने एक तरफ बताया कि जो इन्होंने नाकामियां हुकूमत की गिनवाई वो तो ठीक है ही, लेकिन जो अपने बारे में इन्होंने कामयाबी गिनवाई वो झूठ का पलंदा है, उसमें काफी हद तक एग्जैजरेशन है। वो ऐसी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, या काम तो हर हुकूमत में होते हैं। तनकीद बराए तनकीद हुई, नहीं मेरा ख्याल है इसको मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेकिन होनी चाहिए थी। ये जरूरी है ऑपोजिशन की तरफ से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव ऑपोजिशन होना ये जरूरी है। ठीक है जनरल साहब, आपकी ओपिनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़रियाब, हर हुकूमत कुछ न कुछ को अच्छे काम करती है और कुछ उसकी कमजोरियां खराबियां भी होती हैं, लेकिन ये कहना कि हर चीज आज अच्छी है या हर चीज पहले बिल्कुल अच्छी थी वो मुनासिब नहीं है और गलत है। पिछली हुकूमत बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के गई और कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेने की जरूरत है आगे। बहुत महंगी बिजली, चाइनीज कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए वो बहुत महंगे एग्रीमेंट्स हैं। महंगाई, उसका भी एक आप कह लीजिए कि वजह वो भी है महंगाई की। लेकिन इन सब चीजों से बढ़ के जो तबाही हुई हमारे अदारों की, जहां पे सियासी बुनियादों पे अपने लोग भर्ती किए गए, वो आज अदारे नाकारा हैं। कोई भी लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटी प्रॉफिट में नहीं लाई गई और जो तहकीकाती अदारे थे उनमें अपने लोग रखे गए ताकि आपके जराइम पे पर्दा रहे। इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये कि इन्होंने आके वो अदारे ठीक करने की कोशिश नहीं की। वही अदारे, वही लोग, और उनसे तवक्को ये कर रहे हैं कि आपको इनको कोई नए रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कोई नई चीज कर बैठेंगे, वो नहीं है। आपने देखा कि करप्शन का नारा था और करप्शन लाजमी पिछले 2 टेन्योर जो गुजरे हैं पीपल्स पार्टी और इसका, आप देखिए उसमें एक भी करप्शन का केस ट्राई नहीं किया गया। मेगा करप्शन केसेस 16 साल चलते रहेंगे, किसी का ट्रायल नहीं मुकम्मल हुआ, कोई मंतकी अंजाम नहीं पहुंचा। उसकी बुनियादी वजह है कि वो पहुंचाना चाहते ही नहीं थे, उनके अपने लोग बैठे हुए हैं वहां पे, वो इसी तरह खत्म हो जाएंगे केसेस। नतीजा ये कि इन्होंने अगर नारा लगाया था कि करप्शन खत्म करने का, तो इनको फिर अदारे ठीक करने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए। अगर इनकी परफॉर्मेंस को इनके किए हुए वादों के मुताबिक देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, क्योंकि वो वादे जो किए गए वो बहुत सारे क्या बेशुमार वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर उसको बाज स्टैंडर्ड्स ऐसे आप थोड़े स्टैंडर्ड्स जरा नीचे कर लें और देखें कि बाज अच्छी चीजें भी की हैं,
जैसे अभी अतर साहब जिक्र कर रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, वो बिल्कुल, वो तो हमारा पीछे तो मेरा ख्याल है को 25-30 बिलियन डॉलर के करीब था करंट अकाउंट डेफिसिट। वो तो सुन के खौफ आता था कि होगा क्या, लेकिन ये है कि आज आपकी हालत उसमें बेहतर है। और इसी तरह इनको जो क्राइसिस आई हैं, जैसे ये कोरोना का आया या उससे पहले इंडिया से भी कन्फ्रंटेशन हुई, दरमियान में खुद पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहाँ बड़ा वोलेटाइल, एक दूसरे के बड़ा खिलाफ लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो काम करना भी बड़ा मुश्किल है, इस गवर्नमेंट को इन हालात में डिलीवर करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि ये टोटली इन्होंने कुछ नहीं किया, वो मेरा ख्याल है झूठ है। ये आइंदा तवक्को आप कर सकते हैं कि अगले 3 सालों में शायद बेहतर परफॉर्मेंस हो, क्योंकि कुछ सेटल भी हो गए हैं, कुछ इन्होंने अपने इकोनॉमी वगैरह को कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है चीजों को। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने तौर पे अगर देखें तो पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि हमें कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं मिली या ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो वाकई रहनुमाई करती और मुश्किलात से मुल्क को निकालती। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये तनकीद जो थी ये एकतरफा थी। जैसे अमीर अब्बास ने भी जिक्र किया कि अपनी खूबियां बता दी, अपनी वो जो आपने गलत काम क्यों करिए, कहा कि जनाब आवाम को बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं, तो जनाब ये तो अभी सस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। आप तो इतनी महंगी बिजली के करके गए हुए हैं डील, और वो जो अब जब ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं लोगों से, एक सेकेंड, IPP से जो ये नेगोशिएट कर रहे हैं, वो IPP वाले कहते हैं कि जनाब आप खुद हमें एग्रीमेंट ये पेश करते हैं तो हम क्या करें, हमें तो खुशी है कि आप हमें पैसा दे रहे हैं, कि आप हमारी पूरी कैपेसिटी पे हमें पैसे दे रहे हैं, जबकि आप इस्तेमाल ही नहीं करते वो इलेक्ट्रिसिटी। एक 100 मेगावाट बना रहे हैं आप उसमें से 40 मेगावाट इस्तेमाल करके पैसे दे रहे हैं। आ गया आपका पॉइंट कि ये इन्होंने तनकीद जो है ये एकतरफा की है, जो दुरुस्त नहीं। ज़ुनैरा, आज की स्टेटमेंट जिस तरह से रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही नहीं, बाकी 4 रहनुमा भी बोले और खुलकर बोले, ये क्या था? तनकीद थी या वाकई हुकूमत को कुछ मुस्बत दिया भी उन्होंने, कुछ बताया भी? 1925 से लेके 1930 के बीच में पॉलिटिकल साइंस पे जितना भी काम हुआ है उसमें एक टर्म इजाद हुई या यूँ कहिए कि इन्वेंट की गई या डिस्कवर की गई, जिसको कहते हैं पॉलिटिकिंग। नाउ पॉलिटिकिंग मीन्स के जस्ट डूइंग समथिंग फॉर द हेक ऑफ इट, कि कोई काम आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपने करना होता है, मसलन मुंह तो धोना ही होता है और आपने कपड़े भी पहनने ही होते हैं। तो ये पॉलिटिकिंग थी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ना इसमें तनकीद थी, ना इसमें कोई प्रोग्रेसिव आपको आइडियाज मिल रहे थे कि नून लीग तो क्योंकि बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान को जानती है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि मसले क्या हैं और हल कैसे होने चाहिए। ना उसमें ये पता चल रहा था कि इनका आइंदा का एजेंडा क्या है, ये एज एन ऑपोजिशन क्या रोल प्ले करना चाहते हैं। तो इट वाज प्योर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकिंग, दैट्स ऑल, नंबर 1। नंबर 2, हर गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अगर कोई 15 दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मैं ये रिसर्च हुई हुई बात बता रही हूँ आपको, 15 दिन अगर गुजर जाए और आपने तनकीद ना की हो तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन को उसकी टॉप लीडरशिप से मार पड़नी शुरू हो जाती है। वही चुप करके क्यों बैठे हुए हैं, आप लोग बोल ही नहीं रहे, शोर ही नहीं मचा रहे हैं। तो वो शोर मचाना इज पार्ट ऑफ इट, जो हमारे यहाँ तरीक़ाकार है पॉलिटिक्स करने का, तो आज वो शोर भी मचाया इन्होंने। बाकी बात ये है कि इकोनॉमिक जो अंडरस्टैंडिंग और अंडरटेकिंग इस वक्त पाकिस्तान की है वो इस वक्त एकदम से बहुत अच्छी हुई है और बड़े अच्छे इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो बहुत शोर मचाते थे ये लोग के रिकॉर्ड कर्जा ले लिया उन्होंने, वो अब पता चल रहा है कि वो रिकॉर्ड कर्जा लेके सिर्फ डेट सर्विसिंग की है, कर्जे वापस किए हैं, कोई पब्लिक स्पेंडिंग या अपने ऊपर स्पेंडिंग नहीं की। तो इसका मतलब है कि स्पेंडिंग कम की इस गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट की निस्बत। दूसरी चीज ये है कि डिस्पाइट कोरोना आपके जो रेमिटेंसेज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज का इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। नंबर 3, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बढ़ गया आपका। इंटरेस्ट रेट 13% से 7% पे आ गया। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे आने शुरू हो गए, जिससे हमें खुश होना चाहिए। बाकी जितनी मर्जी बातों पे PTI से हम नाराज हों, लेकिन जो चीज ठीक है वो तो ठीक है। अब ये जरूर है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये जो इन्होंने नारे लगाए थे, उस वक्त इन्हें ये नहीं पता था कि रिफॉर्म्स जो हैं वो कई दफा एक नहीं 2-2, 4-4 टर्म्स ले जाती है।
तो वो एक बहुत इमेच्योर नारा था। तो स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीफॉर्मिंग दैट विल टेक टाइम। कॉटेज इंडस्ट्री अभी हमारी सही तरह ग्रो नहीं कर रही है, जो कि एग्रीकल्चर है, दैट इज ट्रू। बट अच्छी खबरें आ रही हैं और नजर ये आ रहा है कि ऑपोजिशन को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके पास पैरेलल लाइन पे देने के लिए कोई चलिए, आपने कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एक अच्छी खबर दी है। वो अच्छी खबर क्या है हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपका था उसी के साथ ही मैं कंक्लूड करूंगी कि मौजूदा ऑपोजिशन ने हुकूमत की खामियां गिनवाई और अपनी खूबियां गिनवाई, लेकिन वो मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं, ये ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करने वाले हैं, आइंदा की हिकमत अमली क्या है, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान नहीं किया गया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्या खुशखबरी दी उन्होंने आज, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस खुशखबरी का मैं जिक्र कर रही थी जरा उस पर बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है और रवा माली साल के पहले माह में जो पहला क्वार्टर रहा उसका करंट अकाउंट में 42 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफी जमा हो चुके हैं। ये भी कहा कि करंट अकाउंट की सूरत हाल की बेहतरी की वजह से बरामदात हैं जो जून की निस्बत 20% ज्यादा है। मतलब जो पिछला जून है उसकी निस्बत आज की बरामदात जो है उसका 20% ज्यादा है। लेकिन करंट अकाउंट खसारा खत्म हो जाने से पाकिस्तान की मईशत दोबारा रास्ते पर आ गई है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का बयान है और आदाद शुमार भी कुछ इसी तरह से बता रहे हैं। ताहम अगर हम सवाल ये रखें कि पाकिस्तान की मईशत हकीकतन तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है तो उस पर तबसरा और तज्जिया भी चाहिए। नासिर चौथाई साहब, वाकई ऐसा है जिस दौर से हम निकले हैं कोरोना के बाद, अब जाके इस किस्म की अगर खुशखबरी हमें मिल रही है तो वाकई आपको लग रहा है कि हकीकतन हाँ तरक्की की राह पर पाकिस्तान की मईशत अब गामजन हो चुकी है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बिल्कुल यकीनी बात है कि पॉजिटिव इंडेक्स सामने आ रहा है, पॉजिटिव इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। कराची स्टॉक को आप पाकिस्तानी स्टॉक कहते हैं उसको, पाकिस्तानी स्टॉक को आप देख लें, आप अपनी एक्सपोर्ट को देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लें, तो ये वो बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जो आपको ले जाते हैं तरक्की की तरफ। अभी गए नहीं हैं आप, वो शारा भी है, सर्विस रोड के ऊपर हैं आप। तरक्की उस वक्त होगी जब आपकी तमाम अगर मगर ख़त्म हो जाएगी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों ख़त्म हुआ? उसकी वजह जुलाई में आने वाली रिमिटेंस है जो 2 बिलियन और 787 मिलियन की है। 2 बिलियन 786 बिलियन डॉलर्स की है जुलाई में। ये क्यों आई? इसकी वजह भी तलाश करते हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ हमारे लोगों को बेतहाशा नौकरियाँ मिल गई, ऐसा नहीं है। क्या ये है कि हमारे लोगों की बरतरफियाँ ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं है, लोग बरतरफ हो रहे हैं। क्या उनका रियाल ओवर रेटेड हो गया, ओवर वैल्यू हो गया? ऐसा नहीं है, प्रेशर के अंदर है। क्या उनके कर्जे ख़त्म हो गए? नहीं, वो मखरूज हैं। क्या हमारे लोगों को निकाला जा रहा है? यस, निकाला जा रहा है। क्या हमारे लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं? हाँ, रुकी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जरिए कि एक सिस्टम था हमारे पास बैंकों से पैसे भेजने का, वो 9/11 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर आप उस वक्त की फिगर निकालें ना तो आपको जंप नज़र आएगा, एक बड़ा जंप नज़र आएगा। ये जंप जो है वो ये FTF के जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी वजह से है। हुंडी फिर बंद हुई है, हुंडी फिर बंद होकर पाकिस्तानियों ने बैंकों के ज़रिए, मेरी बात भी हुई है, बैंकों के ज़रिए पैसा भेजना शुरू किया और बैंकों में पैसा बहुत आया आपके से, गल्फ़ से भी और सऊदी अरब से भी। सऊदी अरब भी गल्फ़ में आता है, कतर से बहुत आया, कुवैत से बहुत आया। तो एक बहुत पॉजिटिव बात ये है। दूसरी, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हुआ है। मेरा ख्याल है 47 करोड़ जो आप बता रही हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़त्म हुआ है हमारा। हमारी एक्सपोर्ट ट्रैक पर है। हमारी एक्सपोर्ट क्यों बंद हुई थी? हमारी एक्सपोर्ट बंद हुई थी एक 13% मार्कअप की वजह से। हमारी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी मार्कअप की वजह से, और फिर कोरोना कम वक्त आ गया खबीज। तो फिर इनमें से इसका एज आप किसको दे रहे हैं? इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दे रहे हैं या फिर जो आशारी आपने वर्ल्ड वाइड रखे हैं उसके हम देख के इस पर आके बात करें? देखिए, वर्ल्ड वाइड आशारिये जो हैं हुंडी के वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है हर जगह पर।
जो हुंडी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें इनकरेज हमारे बैंकों ने किया है कि आप आइए, हमें दीजिए, इश्तहार लगाएं वहाँ पर कि आप हमारे बैंकों में पैसे जमा कराइए। एक तो वो है। तो ज़ाहिर है, देखिए, अगर आप माइनस कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस को, तो आपके पास कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। ये उनका मोहब्बत है, उनका एहसान है, पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी है। और यकीन, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो इकोनॉमिक प्रोसीजर है, इससे हम आप ले रहे हैं कि ये तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है पाकिस्तान की मईशत? नहीं, मैंने तो पहले कह दिया, अभी सर्विस रोड पर है हम। ठीक है, मतलब अभी मजीद बेहतरी की जरूरत है, वो बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जवाल की तरफ जाने के बजाय हम सर्विस रोड पर आ गए, फिर सहारा पर पहुंच जाएंगे। चलें, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अतर साहब? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बेहतरी की उम्मीद ज़रूर करनी हमें चाहिए। और जैसे नासिर चुगताई साहब ने कहा कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, बहुत सारों के वहाँ जॉब्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे लोग वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं। इस वजह से आपकी रेमिटेंसेस में भी इजाफ़ा हुआ है। यहाँ पे भी इकॉनमी में कुछ चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में भी इंसेंटिव दिया है, कुछ बेहतरी आई है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी ये बातें हो चुकी हैं, डायरेक्शन ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंबाइन होके हमें चीज़ नज़र आ रही है, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी वो बेहतरी जो है, हमें उस बेहतरी को में बहुत गुंजाइश है और उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर इसी तरह रेमिटेंस भेजेंगे तो पाकिस्तान के सर्वाइवल का, पाकिस्तान की इकॉनमी का, उससे बहुत बड़ा उसको एक बूस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए हैं। तो हमें इन सारे फैक्टर्स को देख के फिर देखना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ शायद थोड़ा बहुत हम एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है इस सिलसिले में। मतलब आप कह रहे हैं सिमत हमें मिल गई है, लेकिन इस पर मजीद प्रोलॉन्ग करना है, सर्वाइवल की जंग है, उस पर अभी काम होना बाकी है। जुनैरा, ये जो रखे आज प्राइम मिनिस्टर ने हमारे सामने अदाद शुमार, क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं इकोनॉमी को लेकर आके? एक्चुअली वो लास्ट सेक्शन में जो हम बात कर रहे थे ना, वो ये दोनों दे आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज एक्चुअली इन रिस्पॉन्स टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेड टुडे कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है एंड ऑल दैट, इसलिए उनको भी कोई ना कोई रिबटल देना था। तो लास्ट सेक्शन में भी मैं आपको कह रही थी कि मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जो है उसके इंडिकेटर्स डिफरेंट होते हैं, और कई दफ़ा एक साइड पे आपको इंडिकेटर्स बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं वो कहते हैं ओके अगर सब कुछ इतना अच्छा है और ये बड़ी बड़ी टर्म्स जो इकोनॉमिस्ट टीवी पे बैठ के यूज़ करते हैं वो सब इतने अच्छे फिगर्स में जा रही है, तो फिर महंगाई क्यों है, फिर दालें क्यों महंगी हैं, फिर आटा क्यों महंगा है, फिर चीनी क्यों महंगी है। तो इनको अलग अलग एक तो समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि जो इकॉनमी इतनी स्लगिश हो चुकी हो 30 इयर्स की, मैं इसलिए बात करूँगी कि हमें IMF के साथ रिश्ता जोड़े हुए 30 इयर्स हो गए हैं, और उसमें हम कैसे फंसते गए हैं, स्नो बॉलिंग कैसे होती रही है कि हम कर्जा लेते गए हैं, उस कर्जे के बीच में अपने आप को फिट नहीं किया, अपनी स्पेंडिंग को, अपने अखराजात को, उससे बढ़ा के हमेशा फिर उसको कम करने के लिए, उसका पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जा लिया, तो वो साइज़ बढ़ता गया। और वो बढ़ते बढ़ते ये वक्त आया कि अब इस दफ़ा जो हमने डेट सर्विसिंग की है उसके बाद क्योंकि ऊपर स्पेंडिंग बहुत कम थी, इसलिए वज़ीर आज़म ये आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा करें कि 30 इयर्स से जो चीज़ें चलती हुई आ रही थी आज वो थोड़ी सी किसी साइड पे हमें लगती नज़र आ रही हैं। सिमिलरली जो ये लोग पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, जैसे IPPs के साथ जो मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट 6 से 7 साल में आना शुरू होगा, शायद 10 साल में आना शुरू हो। तो इकॉनमी को राइट डायरेक्शन में भी अगर एक गवर्नमेंट डाल देती है पाकिस्तान में, तो उस गवर्नमेंट
का वो कंट्रीब्यूशन है और उसको मेरे ख्याल है एक्नॉलेज करना चाहिए। तो अभी जिस तरह के रेमिटेंसेस की बात हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसी तरह आपका जो डबल फिगर से सिंगल 7% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है, कंस्ट्रक्शन में जो आपका रियल एस्टेट का जो रेट है वो 23% बढ़ गया है, एकदम से बूम आया है उसमें। तो ये सारे डिस्पाइट कोरोना अगर आप देखें तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। बट हाँ, महंगाई अभी भी है और लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली अभी भी महंगी है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रही तो वो चीज़ें भी एड्रेस हो जाएंगी। इस चीज़ का हम क्रेडिट दे सकते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को मजीद परफॉर्म करना है। अमीर, जिस तरह के आज के अदाद-ओ-शुमार रहे हैं, रेमिटेंस के हवाले से हमने बात की, इससे भी हमने रेवेन्यू भी जनरेट करना है, तो हम जा रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। देखें, इंडिकेटर्स जैसे चुगताई साहब ने फरमाया, ये इंडिकेटर्स होपफुल हैं। इसी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स ने जो S&P की रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल दिखाया जा रहा है। फिर स्टॉक मार्केट में है और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो रेमिटेंस का जिक्र किया और वो रेमिटेंस पे बहुत खुश हो रहे हैं कि शायद रेमिटेंस एक इंडिकेटर है इकॉनमी के बेहतर होने का। तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर शायद गलतफहमी का शिकार हैं कि रेमिटेंस इकॉनमी, हाँ रेमिटेंस अगर ज़्यादा आएगी तो आपके पास पैसा ज़रूर आ रहा है, आपके पास तरसीलात ज़र ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन आपकी मईशत उससे नहीं चलती है। मईशत आपकी चलेगी आपके यहाँ अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी, मईशत आपके यहाँ चलेगी अगर आपके यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आपकी हाईटेक एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी जो फिनिश्ड गुड की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, आपकी रॉ प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट बढ़ने से भी शायद आपकी मईशत तरक्की नहीं कर सकती है। मईशत आपकी बढ़ेगी, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो एक ज़माने में 53% था आपके GDP का, वो अब सुकड़ के 19% से भी कम रह गया, शायद 18.5%। उसकी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 43% आपके मुल्क की जो कुल आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन 2018-19 में जो हदफ रखा गया था इसकी ग्रोथ का वो 3.8% था। अचीव कितना हुआ? 0.85%। और जो इसकी पिछले एक साल के अंदर जितनी आपकी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है। तो ये हालत है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लें, सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने उसके ऊपर जोर दिया था, क्योंकि जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर होगा, लोगों को कारोबार करने में, पैसा इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। लेकिन किसी भी शख्स के पास अगर पैसा है वो आज जाके कारोबार करना शुरू कर दे, उसको कमोबेश वही रुकावटें आज भी उनका सामना करना पड़ेगा जो उसको पहले करना पड़ रहा है। लिहाजा कुछ इंडिकेटर जरूर बेहतर हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देख लें, कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान में दिखा दे पिछले 2 साल में कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी सेक्टर के अंदर उसने पाकिस्तान में आके कोई फैक्ट्री लगाया शुरू की हो कम से कम। वो मोहम्मद बिन सलमान ने जो आके यहाँ पे हमें एक लारा लगाया था कि जी 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी और एक जो है वो रिफाइनरी लगेगी, वो भी सब ठप हो गया। तो इंडिकेटर जरूर हम कह सकते हैं कुछ बेहतर है, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम जिसको आप इकोनॉमी की बेहतरी के हवाले से कह सकें, हाँ हमारी मुश्किलात शायद कम हो जाएं, हमारे ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो शायद हमें उसमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन इसको आप इकोनॉमी को बूस्ट को आप उससे तशबीह नहीं दे सकते। जनरल साहब, इकोनॉमी रेमिटेंस से रिलेटेड इतना बूस्ट नहीं करेगी जिस तरह से पॉइंट्स यहाँ पे गिनवाए अमीर ने। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जरूरी है, एक्सपोर्ट के बढ़ाने पर हमें तवज्जो देना होगी और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को हमें जरा उस पर ज्यादा गौर फिक्र करना होगा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिकेशंस ठीक हैं, तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है, या वाकई ऐसा है? देखिए, 1-2 इंडिकेटर्स बिल्कुल सामने नजर आते हैं। बेशक वो रेमिटेंसेस की वजह से कह लें या ये कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, ये ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, लेकिन असल चीज ये है कि इकोनॉमी मजबूत जब होती है या इकोनॉमी को अगर हम कह सकें कि वाकई वो बेहतर हो रही है तो उसकी मजबूत बुनियादें होनी चाहिए, उसमें आपकी एक्सपोर्ट इंप्रूव करनी चाहिए, उसमें आपका डेवलपमेंटल बजट जो है वो बड़ा वाज़ेह आपकी ज़रूरियात पूरी करता हुआ नजर आए, जबकि आज आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो डेवलपमेंटल बजट से कहीं ज्यादा है। कर्जा कम होना चाहिए ताकि डेट सर्विसिंग आपकी कम होती जाए। इसी तरह आपकी सर्कुलर डेट जो आपका है वो खत्म होना चाहिए। फिर जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनका अगर आप देखें, PIA, स्टील मिल, ये वो उधर ही उसका खसारा उधर ही पड़ा हुआ है, वो 2 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा हो चुका हुआ है। तो वो ऐसे आपके हिस्से हैं बजट के, ऐसे आइटम्स हैं, ऐसी जगह हैं जहां बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है बगैर किसी रिजल्ट के।
तो वो जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करते तो ये चीजें जो हैं, ये इकोनॉमी तो उसकी बुनियाद तो कुछ ही नहीं है अभी। और फिर बुनियाद जब इकोनॉमी की बनती है और इकोनॉमी तरक्की करती नजर आती है तो सबसे पहले उसका जो इंडिकेटर आता है आपके सामने वो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए, लोगों में बेरोजगारी कम होती है। और बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अभी भी इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आज आप देख लीजिए कि बड़ी मामूली सी इंप्रूवमेंट हुई है आपकी एक्सपोर्ट्स में, डेट सर्विसिंग पहले से ज्यादा हो चुकी है, लॉस मेकिंग एंटिटीज जो उनके 2 ट्रिलियन से ज्यादा लॉसेस वहीं पड़े हुए और बढ़ रहे हैं। ये सर्कुलर डेट वाला किस्सा भी कंट्रोल में नहीं आया, वो भी अभी बढ़ रहा है, वो आज ये निगोशिएट कर रहे हैं, हो सकता है उसका कुछ नतीजा अच्छा हो। तो चीज ये है कि पैसा बचता क्या फिर आपके पास जो आप लोगों पे लगा सकें, डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो मुल्क के किए जा सकें, वो तो बड़ा थोड़ा रह जाता है। डिफेंस बजट पिछले 2 साल से हमने उसको स्टेगनेट किया हुआ है, रोक के रखा हुआ, जहां था वहां से आगे नहीं जाने दे। तो ये सारा कुछ करके अब बाहर से जो थ्रेट है आपको इंडिया की तरफ से वो तो नहीं रुकी, वो तो बढ़ती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि वो हौसला ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने बजट को रोक के बैठे हुए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है वक्त लगेगा कहीं ठीक होते, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है तो उस पर आदमी मुतमईन हो जाता है कि कुछ हो रहा है। लेकिन कतन ये नहीं कहा जा सकता कि मईशत जो है वो अब तरक्की की राह पे गामजन हो गई, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, डायरेक्शन एक मिल चुकी है, हुकूमत का इसमें बड़ा रोल रहा है, पीटीआई गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर ये नहीं कह सकते कि मईशत हकीकतन तौर पर तरक्की के नामजद हो चुकी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हमारे तज्ज़ेकारों ने कि बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई, तरक्याती मंसूबे, एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ती हम नहीं कह सकते कि मईशत तरक्की के राह पर गामजन हो रही है। ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सिंध एपेक्स कमेटी का हम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसला लिया गया कि मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर अब रजिस्टर्ड किया जाएगा। पहले ये जो तालीमी मदारिस थे ये महकमा औकाफ देखा करता था और इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट देखा करता था, लेकिन अब इसे तालीमी इदारों के मातहत किया जाएगा, वो इसे रजिस्टर्ड करेंगे। ये फैसला कैसा है सिंध गवर्नमेंट का, इस पर बात कर लेते हैं। नासिर भाई चौथाई साहब, जिस तरह का फैसला सामने आया है, आप समझते हैं दुरुस्त है हुकूमत की जानिब से लिया जाने वाला? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है ये, और मुझे ये पता है कि इस फैसले तक पहुंचने में बहुत काम करना पड़ा है। 6-7 महीने तक इस पर रिसर्च हुई है, इस पर मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की हैं, बात की है, फौज भी शामिल है, एपेक्स कमेटी में आर्मी भी है, एपेक्स कमेटी में रेंजर्स भी है, एपेक्स कमेटी में सरकार भी है और दूसरे लोग भी हैं। तो इन सब की रिपोर्ट्स आई, वो जमा हुई और आज उन्होंने ये फैसला किया। इसके 3-4 फायदे आपको होंगे। एक तो ये कि तालीमी इदारे जिनकी तादाद मुल्क में गालिबन 40,000 है, सूबे में गालिबन 12,000 है, ये मत के तालीमी के कंट्रोल में। उससे मुराद ये है कि इम्तहानात, उनका निसाब, उनका तरीक़ाकार, उनका असातिज़ा का खाएँ की नज़र में रहेंगे। अब देखिए फिर जो नया निसाब ला रहे हैं तो मुतनाज़ा है 5वीं जमात तक, वो ज़ाहिर वहाँ भी नाफिज होगा, वहाँ भी नाफिज होगा। जब वहाँ नाफिज होगा तो उससे नाफिज कौन कराएगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। हमारे मदरसों में एक आम चलन ये था कि हम सिर्फ इस्लामी तालीम पर इस्लामी वो तजवीज़ कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़ी तरक्की की। कराची में मैंने देखा दारुल उलूम कोरंगी है, दारुल उलूम बुनियादी टाउन है, ठीक है, और लाहौर का जामिया शरफिया है, और दूसरे 4-5 इन्होंने बहुत आला पैमाने पर थोड़ा फटक भी। चले एनबीसी पॉइंट आपका आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास इस सेगमेंट के लिए 90 सेकंड्स है, सबसे गुजारिश है स्टिक टू 90 सेकंड्स प्लीज। अतर साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला है। मेरी आज तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट से बात हो रही थी। इनिशियली ये फेडरल गवर्नमेंट इसको देख रही थी, लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सिंध गवर्नमेंट से कहा कि इसको आप देखें। आज मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट में, उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग मौजूद थे और सब ने एग्री किया कि हाँ इस पर फौरी और तेज़ी से काम होना चाहिए है। तो सिंध गवर्नमेंट का कहना ये है कि क्योंकि ये जाएगा पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में, वहाँ से पेपर बन के फिर आएगा इस कमेटी में, और सिंध गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि विद इन 3 to 4 months
ये बहुत अच्छा फैसला है और हम 3 से 4 महीनों में इस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ अगर हो जाए तो ये डेफिनेटली एक हमारे निज़ाम में एक अच्छी चीज़ का इजाफा हो जाएगा। हम हर चीज़ की बुराई ना करें, कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो उसको भी अप्रिशिएट करें। जनरल साहब, 8,195 मदारिस हैं, एक बड़ी तादाद है, बताइए फैसला दुरुस्त है? जी, फैसला तो दुरुस्त है, मसला है इम्प्लीमेंटेशन का कि मदारिस जो हैं वो इसमें किस हद तक तावन करते हैं, क्योंकि मदारिस आज दिन तक दीनी जमातों ने अपनी स्ट्रीट पावर के लिए इस्तेमाल किए हैं, अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए एक उन्होंने अपना इख्तियार रखा और उनकी मोहतमिम होने के नाते उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है शहर में भी, जहां भी कहीं वो मौजूद हों। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ख़त्म करनी होंगी। सिर्फ ये लिंकेज उसकी कर लेने से अगर मदारस का अंदरूनी माहौल ना बदल सका और ये जो उलमा या लोग जिन्होंने ये खोले हुए हैं मदारस, उनका कंट्रोल अगर उसी तरह रहा तो शायद हम वो नताइज हासिल न कर सकें जो हम करना चाहते हैं। अदरवाइज ये कदम जो उठाया जा रहा है वो बड़ा मुनासिब है और ये सारे मुल्क में होना चाहिए। तमाम मदारस को लिंक करना चाहिए हमें मेन अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। सही। अमीर, देखिए, एक दिलचस्प आपको हकीकत बताऊं कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पूरे पाकिस्तान में, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान भी शामिल और वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उस वक्त पाकिस्तान में 150 से 300 मदारिस थे। आज पाकिस्तान में 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं। और जो ज़िया-उल-हक साहब का रजीम था 11 साल का, उस रजीम और उसके बाद डबल होगी तादाद उससे पहले जो थी, इतनी तेज़ी से उसके बाद बढ़ना शुरू हुए। तकरीबन 35 लाख के करीब तलबा इसके साथ वाबस्ता है। 35 लाख का मतलब है यूरोप के कई छोटे छोटे मुल्कों की आबादी 35 लाख के बराबर है। इन मदारिस ने जहाँ बहुत जय्यद उलमा भी पैदा किए और दीन की खिदमत की, वहीं बहुत सारे मदारिस ने एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे दिए। बहुत सारे मदारिस ने एक दूसरे के खिलाफ फिरका वारियत की आग को हवा दी। बहुत सारे मदारिस को प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल किया माजी में रियासत ने, और बहुत सारे मदारिस ने दीन को इकॉनमी के तौर पर इस्तेमाल किया। ये सारा कुछ हो रहा था दीन के नाम पर। मैं बाज मदारिस कह रहा हूं जहां बहुत सारे मदारिस ने दीन की खिदमत भी की। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त फैसला, जितना इसको मैं तो सराहूं उतना कम होगा। ये मैं समझता हूँ इन 2 सालों में पीपल्स पार्टी का सबसे बेहतरीन फैसला ये है कि कम से कम उन्होंने इसका आगाज़ किया, बाकी सबको भी रेप्लिकेट करना चाहिए। और जो आप 8,000 की तादाद अगर सिंध में बता रही हैं तो इन सबको मेन स्ट्रीम में लाएं। क्यों नहीं हमारे जो मदारिस हैं उनको, जो हमारी प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन खतूत के ऊपर इनको चलाया जाए और मजीद आगे बढ़ाया जाए। जुनेरा, थ्योरेटिकली तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये फैसला अच्छा नहीं है, सारे कहेंगे फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि फैसला अच्छा है। लेकिन जिस दिन सिंध गवर्नमेंट इसकी मोडालिटीज़ सामने लेके आएगी, करिकुलम पे क्या बात हुई है, उलमा के साथ क्या बात हुई है, गुर्बत से तंग आके जो माँ बाप अपने बच्चों को मदरसों के हवाले कर देते हैं उसके ऊपर क्या बात हुई है, करिकुलम कितना अलाइन होगा उस करिकुलम के साथ जो वफाकी हुकूमत काम कर रही है कि सब जगह एक जैसा होना चाहिए। आप दीनी मदारिस को अलहदा कैसे डिफ़ाइन करेंगे और मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए आपने क्या फ़्लो चार्ट बनाया है। जब तक ये बातें शामिल नहीं होंगी या सामने नहीं आएंगी तब तक ये सिर्फ हवा में बातें हैं। और पीपल्स पार्टी को मैं बहुत डाउट करती हूँ कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं, ये सिर्फ वो चेंजेस करते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अट्रैक्ट करें, क्योंकि दे हैव स्टेक्स ओवर देयर, दे हैव एन एफिलिएशन ओवर देयर थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी, आई एम डायरेक्टली सेइंग इट। तो ये ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे इनके ऊपर लिबरलिज्म और लेफ्टिस्ट जमात का टैग लगा रहे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल डिलीवरेंस टू द पीपल एंड गवर्नेंस एंड गुड ऑफ द पीपल, जिसमें ये मदरसों का मामला भी आता है, उसमें ये कुछ नहीं करते। तो जब तक मैं वो मोडालिटीज़ नहीं देखूंगी, आई विल ओनली से इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल जेस्चर, दैट्स ऑल। ठीक है, आप कह रहे फैसला दुरुस्त है लेकिन पॉलिटिकल एक जेस्चर है, इससे ज्यादा हम उस पर कुछ नहीं कह सकते अनटिल अनलेस जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर कुछ लेकर आना। जी एनबीसी में आपका कमेंट ऐड कर रही हूँ। जी एनबीसी, मैं कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी करने वाली है, घबराए नहीं, सब करेंगे ये और सबको करना पड़ेगा, ये करवाया जा रहा है। चलें, 8,195 ये मदारिस हैं गवर्नमेंट ना, सो आई एम ओनली कमेंटिंग ऑन सिंध गवर्नमेंट। चलें, प्रोसीजर आगे चलकर वाज़ेह करेगा कि कितने अरसे में ये अमल मुक्त है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करने में किस हद तक संजीदा है। ताहम फैसला बहुत अच्छा है जिसे तमाम तज्ज़ियाकारों ने सराहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।